स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नियो शिक्षा में। और आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन आज हम आपके लिए लेके आए हैं। आज की ये जो क्लास है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है बाबू, है ना, जो आपका एग्ज़ाम है हिंदी का, हिंदी की जो आपकी जो परीक्षा है वो आपके बहुत ही बेहद ही करीब है। आपका एग्ज़ाम बहुत ही आपसे नज़दीक है ना। तब इसके लिए क्या है कि हम लोग अपने तैयारी को और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें, बेहतर करें। इसलिए आज हम लोग हिंदी के क्लास में हम लोग देखेंगे संपूर्ण गद्य खंड। ठीक है, आज का क्लास आपके लिए स्पेशल इसीलिए है क्योंकि आज हिंदी का संपूर्ण गद्य खंड है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। जो भी आपका 13 चैप्टर है टोटल, उस 13 चैप्टर का जो भी लेखक है, 13 चैप्टर आपके पास है, उसका पूरा का पूरा लेखक जो परिचय है वो इसमें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आपका पूरा गद्यखंड का जो लेखक परिचय है वो पूरा हो जाएगा। और लेखक परिचय से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? लगभग 10 क्वेश्चन आता है। लेखक परिचय से कितना क्वेश्चन आएगा बाबू? 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन आप अपना पक्का कर लीजिए, ये आपकी मुट्ठी में, ये आपके हाथ में। साथ ही साथ इससे आपको ये भी हेल्प मिलेगा, है ना, जब आप सब्जेक्टिव लिखिएगा, जब आप व्याख्या करिएगा तो वहाँ लेखक के बारे में आप कुछ लिख सकते हैं, कौन सा रचना जो है वो किनका है, ये आपको लिखने के काम आएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग देखते हैं हिंदी संपूर्ण गद्य खंड का हमारा लेखक परिचय। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले चैप्टर के साथ। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका अधिक से अधिक लाभ हो सके। ठीक है, ऐसा सेशन आपको पहली बार देखने को मिल रहा होगा जिसमें हम पूरा गद्य खंड जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, कहते हैं सबसे पहले कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे बाबू कुछ जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना, हम लोगों को जीतना है एग्जाम में, अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना है ना, यही तरीका है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले हमारा जो पहला चैप्टर है वो है बातचीत। पहला चैप्टर क्या है हमारा बाबू? बातचीत। जिसको लिखने वाले कौन है? लेखक हमारे बालकृष्ण भट्ट, है ना। इसको लिखने वाले कौन है बाबू? बालकृष्ण भट्ट। तो सबसे पहले हमारा पहला अध्याय, अध्याय नंबर 1 बातचीत, और इसको लिखने वाले कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत हमारा क्या है? तो बातचीत हमारा निबंध है। बातचीत क्या है बाबू? बातचीत हमारा क्या है? निबंध है। ठीक है, लेखक कौन हो जाएंगे? बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ देखें तो इनका जन्म कब हुआ है? 23 जून 1844 ईस्वी को। इनका निधन कब हुआ? 20 जुलाई 1914 ईस्वी। निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि आपको ये पूरे सेशन में हम ये जरूर बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपका जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि हम लोग 10 सेशन 11 सेशन ले चुके हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस आपको करवाया गया है, लेकिन ये जो पूरा ये जो हम लेखक परिचय देख रहे हैं 13 चैप्टर का पूरा ये जो गद्य खंड का, ठीक है ना, तो इसमें क्या है बाबू कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम आपको बताते चलेंगे कि कौन सा प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो जो पूछा हुआ है उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करिएगा, आप ज़्यादा क्या करिएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए, तो आप यहाँ से ये याद रखिएगा कि बातचीत क्या है हमारा बाबू? तो बातचीत हमारा क्या है? निबंध है। साथ ही साथ क्या है? तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? बालकृष्ण भट्ट साहब हो जाएंगे। जन्म 23 जून 1844, निधन हो गया 20 जुलाई 1914 में। ठीक है ना। इनकी माता का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा हम उसमें डबल टिक लगा देंगे, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो माता का नाम हो जाएगा पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। आगे नोट, ये नोट पॉइंट जो है ये आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है कि पिता जो थे इनके बेनी प्रसाद भट्ट, ये क्या थे? तो ये एक व्यापारी थे। क्या थे बाबू? व्यापारी थे। साथ ही साथ अगर शिक्षा में देखें तो सबसे पहले इन्होंने संस्कृत का क्या किया है बाबू? अध्ययन किया है। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा पास की थी। ठीक है, और 1869 से 1875 तक ये प्रयाग मिशन स्कूल में अध्यापन भी किए हैं। ठीक है, वहाँ ये पढ़े भी है और वहाँ वो पढ़ाए भी हैं। ठीक है,
1885 में प्रयाग के CAN स्कूल में संस्कृत का इन्होंने अध्यापन किया और 1888 में प्रयाग के इंटर कॉलेज में अध्यापक ये नियुक्त हो गए। अधिकांश जो लेखक है ना, आप देखिएगा अधिकांश जो लेखक है वो पहले शिक्षक ही थे, है ना, फिर वो मीन्स लेखक बने, है ना, जिनको भी लिखने का होता है शौक वो लेखक होते हैं। खैर, तो इतना दूर में आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्या कि इनके जो पिताजी जो थे वो बेनी प्रसाद भट्ट क्या थे, तो व्यापारी थे। ये दिमाग में एकदम रखना है। फिर आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है कि ये CAN जो स्कूल है इसमें इन्होंने संस्कृत पढ़ाया। आपके लिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। 1877 में इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका इन्होंने निकाला। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है। ये दोनों ही पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आपको एकदम याद रखना है, ये एकदम आपके लिए भूलने लायक बिल्कुल भी चीज़ें नहीं है। ये सब चीज़ को अगर आप स्किप करिएगा तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत वाला बात हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1886 में बालकृष्ण भट्ट ने लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की थी। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। सवाल था कि संयोगिता स्वयंवर जो है इसकी आलोचना किन्होंने की थी, तो बालकृष्ण भट्ट ने किया था। और संयोगिता स्वयंवर लिखने वाले कौन है, लाला श्रीनिवास दास, ये आप याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए आमंत्रित किया गया था। ये भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। इनका प्रमुख जो रचना है वो हम देख ले। प्रमुख रचना है रहस्य कथा है, ठीक है ना, नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान 1 सुजान मोस्ट इंपोर्टेंट है इनका रचना, है ना। इनकी जो रचना है 100 अजान और 1 सुजान मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है इनकी। फिर देखिएगा गुप्त बैरी, ठीक है ना, रसताल, यात्रा उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सभी है। लेकिन इसमें 100 सुजान और एक अजान 100 सुजान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नाटक का बात करें तो नाटक इनका कौन कौन सा हो जाता है, पद्मावती है, किरारता अर्जुनीय, बेनी संहार, शिशुपाल वध हो जाएगा, नल दमयंती ये भी है, ये सब आप याद रखिएगा। बाल विवाह, रेल का विकट खेल, बृहनलता, सीता वनवास, ठीक है ना। और एक इनका प्रहसन है, आप याद रखिएगा, एक इन्होंने प्रहसन लिखा है, प्रहसन का नाम है जैसा काम वैसा परिणाम, है ना। इनका एक प्रहसन लिखा गया है, जैसा काम वैसा परिणाम। हम जैसा काम करेंगे परिणाम हमको वैसा ही मिलेगा। हम अगर मेहनत करेंगे तो हमारा जो परिणाम है वो भी अच्छा होगा, परिणाम अच्छा मिलेगा। 1000 के आसपास लगभग इन्होंने क्या लिखा बाबू, तो इन्होंने निबंध लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये याद रखोगे कि जो हमारे 1886 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट थे, इन्होंने संयोगिता स्वयंवर की क्या की है, तो इन्होंने आलोचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं आप ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है 100 अजान और 1 सुजान, मोस्ट इंपोर्टेंट, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, शिशुपाल वध, ठीक है। लगभग 1000 के आसपास इन्होंने क्या लिखा है, निबंध लिखा है। आगे चलेंगे बाबू। बालकृष्ण भट्ट के निबंध का संग्रह भट्ट निबंध माला के नाम से 2 खंडों में प्रकाशित हुआ है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट क्या है, तो आधुनिक हिंदी गद्य निर्माता है। ये आप याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट साहब हमारे क्या है, तो आधुनिक गद्य क्या है, निर्माता है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। बालकृष्ण भट्ट जो है वो भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण क्या है, साहित्यकार है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, तो भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार है हमारे कौन, बालकृष्ण भट्ट। ये बहुत बड़े पत्रकार थे, निबंधकार थे और क्या थे, आलोचक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी में अगर बोले तो, है ना। कि किन्होंने, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को किस रूप में, निबंधकार के रूप में, है ना। क्या बताया उनको, तो एडिशन और स्टील कहा। क्या कहा इनको, बालकृष्ण भट्ट को, एडिशन और स्टील। किन्होंने कहा था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, एकदम बहुत ही इंपोर्टेंट, आप जरूर याद रखेगा। तो ये आपका हो गया कौन सा चैप्टर बाबू, बातचीत, ठीक है ना। बातचीत जो कि एक निबंध है, इसको लिखने वाले कौन है, बालकृष्ण भट्ट हैं, ठीक है। इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि आप अगर ये वीडियो अगर आप देख लिए, अगर ये वीडियो आप पूरा अगर आप देख लेते हैं तो आपका जो गद्य खंड
खंड है ना, उससे जितना भी लेखक परिचय से जो भी पूछा जाता है, कुछ भी आपका स्किप नहीं होने वाला है। साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में जो बार बार पूछा हुआ है, वो चीज़ हम आपको जरूर, है ना, और आपको हम बताते जा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप उसको एकदम ध्यान में रखिएगा। कहते हैं कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। ठीक है ना। अभी आपको ये पढ़ने में बहुत ही हो सकता है कि आप स्टार्ट किए होंगे, निकित क्या आइए चलो भाई देखते हैं। ठीक है, आपको स्टार्ट किए होंगे तो आपको थोड़ा भारी भरकम टाइप का लग रहा होगा, कितना सारा जन्म और मृत्यु याद रखेंगे दीदी। कोई बात नहीं, आपसे जितना होता है आप कम से कम उतना तो करिए, है ना। आप अपना 100% कम से कम आप दीजिए, मतलब आपसे जितना हो रहा है आप उतना आप करिए, है ना। कुछ रचनाएं हैं वो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। अब हमारा चैप्टर है बातचीत क्या है, तो भाई निबंध है, लिखने वाले कौन है, बालकृष्ण भट्ट साहब है, इनके पिता का नाम क्या था, पिता क्या था। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है ना। ये सब छोटा छोटा चीज़ है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आप इस सब चीज़ को स्किप नहीं कर सकते। ये सब चीज़ आप स्किप करिएगा तो आप क्या ही एग्जाम में बनाइएगा, ठीक है ना। तो इसलिए शिक्षा की जड़ एकदम कड़वी होती है, लेकिन फल बहुत ही मीठा होता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं अभी बहुत भारी भरकम प्रेशर वाला, मतलब बात क्या है ना कि जो काम हम नहीं करना, मतलब मन नहीं लगता, सिंपली है कि पढ़ने में मन नहीं लगता, है ना। और पढ़ने के लिए ही बोला जाता है, ये भी चीज़ है। तो लेकिन होता है क्या कि हम लोगों को पढ़ना ही तो है, आपका काम भी पढ़ना ही है, हमारा भी काम पढ़ना है ना। तो पढ़ना पढ़ाना यही लगा हुआ ही है। तो कितना भी हो जाए हम लोगों को क्या करना है, मोटिवेट होकर आगे बढ़ते रहना है। खैर इधर उधर की बातें हो गई, देखेंगे अध्याय 2 हमारा बाबू दूसरा चैप्टर हो गया, ठीक है। इतने दूर में अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप इसे जरूर लाइक करें, दोस्तों को आप जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अध्याय 2 क्या है। तो उसने कहा था, और इसको लिखने वाले कौन है बाबू, कहानी, सॉरी ये है क्या, तो ये कहानी है, और इसको लिखने वाले कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब, है ना। ये हो गए हमारे कौन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। और उसने कहा था, क्या है ये हमारा कहानी है। जन्म इनका होता है 7 जुलाई 1883 में जयपुर राजस्थान में, ठीक है। निधन इनका हो जाता है बाबू 12 सितंबर 1922 में। मूल निवास गुलेर, जिला इनका कांगड़ा पड़ता है। कांगड़ा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ के रहने वाले हो गए। और इनके पिता का नाम ध्यान दीजिएगा, पंडित शिवराम है, ठीक है। और बचपन में इन्होंने भी संस्कृत की शिक्षा ली थी, अधिकांश लेखक संस्कृत की शिक्षा ले रहे हैं, ठीक है। आगे 1899 में कोलकाता से इन्होंने मैट्रिक किया। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी पढ़ाई इंटरमीडिएट की है, और बीए किए हैं 1903 में इलाहाबाद से। जानकारी के लिए है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, है ना। अगर पूछ ही लिया तो ये भी बात है ना। तो पूछा जा सकता है वैसा कोई कंडीशन में, ठीक है। हालांकि ये बस जानकारी के लिए था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो फ्रीक्वेंटली जो पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, हम डबल टिक लगाएंगे। उसके लिए आपको कोई दिक्कत, आपको परेशानी आपको एकदम बिल्कुल नहीं झेलना, एकदम इत्मीनान से। अगर आप इस वीडियो को अगर आप शुरू किए हैं तो लास्ट तक आप पूरा देख लीजिए इत्मीनान से एकदम, ठीक है ना। कोई एकदम जल्दबाजी नहीं है। 1916 में मेयो कॉलेज अजमेर में ये संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा कि 1916 में मेयो कॉलेज अजमेर में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कौन थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब। आगे बीएचयू में प्राच्य विभाग के ये कार्यवाहक क्या थे, प्राचार्य थे। और इनकी रचनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट, इनकी 3 रचनाएं हैं, 3 रचनाएं हैं, और तीनों के तीनों बहुत ही एकदम फेमस है, प्रसिद्ध है। कौन है बाबू, तो एक है कहानी है सुखमय जीवन, जो कि 1911 में, कभी कभी ना इस भी पूछ लिया जाता है कि ये रचना कब लिखी गई थी, है ना, कब प्रकाशित हुई, पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1911, और उसने कहा था 1915। ये तो आपका एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। 1915 में उसने कहा था, ठीक है ना। और बुद्धू का कांटा 1911, सुखमय जीवन 1911। आप इतना क्या करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। दबा करके आप एकदम वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं बाबू। निबंध इनका क्या है, कछुआ धर्म, देवानाम प्रिय, भारतवर्ष, पुरानी हिंदी, मोरे मोही कुढ़ाव, है ना, मारेसी मोही कुढ़ाव, ये सारा निबंध है। निबंध में कछुआ धर्म आप याद रखिएगा, ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत ही आपके लिए बेहद ही क्या है बाबू, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे इनका अंग्रेजी निबंध है, अंग्रेजी निबंध भी आप ध्यान दीजिएगा। इनका अंग्रेजी निबंध कौन कौन सा है, तो ए पोयम बाई भास, चूंकि ये हिंदी में लिखा हुआ था, सोचे कि इंग्लिश में रहेगा तो डायरेक्ट याद हो जाएगा, इसलिए बस हम इंग्लिश में ये वाला टाइप कर दिए हैं, और कोई बात नहीं था। ए पोयम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन कामसूत्र, ठीक है, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो ये सभी इनका इंग्लिश में ये सब निबंध लिखे हैं, ये सब इंग्लिश वाला निबंध हो गया, ये भी आप ध्यान रखिएगा।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रमुख क्या थे? लेखक थे। किस सदी के? 20वीं सदी के। और ये किस युग के? तो ये द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार है, ये आप याद रखिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब द्विवेदी युग के प्रमुख क्या है? निबंधकार है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसने कहा था, ये जो आप कहानी पढ़े हैं ना, सूबेदारनी वाला और लहना सिंह वाला, ये जो आप चैप्टर पढ़े हैं, इसके ऊपर ना फिल्म भी बनाया गया है। और फिल्म बनाए हैं कौन? विमल राय, ठीक है ना। बहुत बड़े ये फिल्म निर्माता थे उस जमाने के, उस समय के, विमल राय। इन्होंने, उसने कहा था पर क्या बनाई थी? फिल्म बनाई थी, है ना। चलते हैं आगे। तो दूसरा चैप्टर बाबू समाप्त हो गया। अगर अभी भी अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप जरूर इसे लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ आप जरूर इसे शेयर कर दीजिए, अपने रिश्तेदारों के साथ जो भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट बाबू अध्याय नंबर 3। अब इसके लेखक परिचय के बारे में देखेंगे। अध्याय नंबर 3 हमारे फेवरेट है ना, संपूर्ण क्रांति, जो कि एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति जो कि क्या है बाबू? एक भाषण है। और ये भाषण जो है ये दिया था किन्होंने? तो जयप्रकाश नारायण ने, हमारे फेवरेट है ना, बोल सकते हैं जयप्रकाश नारायण जो है, इन्होंने छात्रों के लिए आंदोलन किया है ना। हम सभी तो छात्र ही हो जाएंगे, छात्र छात्रा, ठीक है। तो देखा जाए छात्र आंदोलन करने वाले कौन? जयप्रकाश नारायण साहब। तो इनका जन्म होता है 11 अक्टूबर 1902, सिताब दियारा गांव उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। बात क्या है ना कि इनका जो गांव है ना वो बिहार और फिर क्या है हमारा, बिहार और फिर उत्तर प्रदेश जो है, इन्हीं से मतलब कि इन्हीं के बीच वाला, आधा इधर का आधा उधर का कह सकते हैं, ठीक है। 1902 में सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ है, याद रखिएगा। पुकार नाम याद रखिएगा। बचपन में इनको बाउल कहा जाता था, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये बड़े हो गए, फिर इनको जेपी, जेपी मतलब कि जयप्रकाश कहा जाने लगा। जयप्रकाश का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? जेपी हो गया, ठीक है ना। और हम लोगों के द्वारा इनको क्या बोला गया? तो इनको लोक नायक कहा गया, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। इनको क्या कहा गया बाबू? तो इनको लोक नायक कहा गया, ठीक है। इनका निधन हो जाता है बाबू 8 अक्टूबर 1989 ईस्वी में इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। और साथ ही साथ माता का नाम आप याद रखिएगा। इनका माता का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फूल रानी। माता का नाम क्या है? बहुत सुंदर है, और फूल रानी इनकी माता का नाम है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप क्या करिएगा बाबू? याद रखिएगा। इनके लिए बहुत ही, इनसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। संपूर्ण क्रांति का नारा किन्होंने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले कौन है? तो हमारे जयप्रकाश नारायण साहब है, ठीक है ना। चलते हैं आगे। इनके पिता का नाम आपसे परीक्षा में पूछा हुआ है, तो पिता का नाम हो जाता है क्या बाबू? हरसु दयाल। पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? प्रभावती देवी इनकी पत्नी का नाम है, याद रखिएगा। इनकी जो पत्नी है वो किनकी बेटी थी? ये भी पूछता है आपके परीक्षा में, है ना। तो बहुत बड़े महान लेखक थे कौन? बृज किशोर। तो बृज किशोर की पुत्री हो गई कौन? प्रभावती देवी, ठीक है। इनकी पत्नी प्रभावती बृज किशोर की क्या थी? पुत्री थी, याद रखिएगा। आरंभिक शिक्षा, तो आरंभिक शिक्षा किसी का भी कहीं ऐसे एकदम कॉमन सेंस लगाना है। किसी का भी आरंभिक शिक्षा होता है कहाँ? जहाँ उसका जन्म हुआ, जहाँ वो रह रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो आरंभिक शिक्षा, छोटा बच्चा है तो उसको गांव में ही रखेंगे। तो सिताब दियारा में ही इनका प्रारंभिक शिक्षा होता है। और ये याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण जो थे वो पटना कॉलेजिएट से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। इंटर मैट्रिक जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप याद रखिएगा, पटना कॉलेजिएट स्कूल से, ठीक है ना। फिर आप क्या याद रखिएगा बाबू? असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा इन्होंने अधूरी छोड़ दी, ठीक है। 1920 में हमारा क्या होता है? असहयोग आंदोलन होता है, और इसके दौरान इन्होंने शिक्षा को क्या कर दी? इन्होंने अधूरी छोड़ दी। और ये एकदम आज़ादी के लिए, एकदम स्वतंत्रता के उस युद्ध में क्या पड़े? कूद पड़े। 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए ये अमेरिका चले गए। फिर मन लगा के चलो थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं, है ना। तो 1922 में ये क्या, कहाँ चले गए बाबू? तो ये अमेरिका गए, हमारे जयप्रकाश नारायण। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पूछता है कि कौन सा पार्टी ये ज्वाइन किए थे, ठीक है ना। तो ये कांग्रेस में शामिल हो गए थे जयप्रकाश नारायण। कब शामिल हुए थे? 1929 में ये शामिल हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। फिर क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनके बारे में कि 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हमारे जयप्रकाश नारायण जेल चले गए, ठीक है ना। कब गए? 1932 में। 1932 में कौन सा आंदोलन चल रहा था उस समय? सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। इस दौरान ये जेल भी गए, है ना। इनके बारे में एक चीज़ और भी फेमस है कि दिवाली का दिन था और ये जेल से भाग गए थे, ठीक है ना। पटाखों की जो आवाज़ थी उसी में शोर पता ना चले इसलिए। चलिए आगे चलते हैं।
इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। देखते हैं आगे कि कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी के गठन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलो, भूमिका निभाई इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में, लेकिन अगर पूछा जाएगा किस पार्टी में ये शामिल हुए थे, तब ये कांग्रेस में शामिल हुए थे, याद रखना है। आगे 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से भी ये जुड़े, है ना। इनको आंदोलन में, है ना, आज़ादी के लिए लड़ने में मतलब कि अपना मतलब कि पूरा अपने आप को समर्पित कर देते थे। तो विनोबा भावे ने सर्वोदय आंदोलन जो है ये भी किया था, ठीक है ना, जो कि आज़ादी के बाद 1954 ईस्वी में हुआ था, इसमें भी ये जुड़े थे। बात करते हैं छात्र आंदोलन की। तो छात्र आंदोलन जो कि कब हुआ बाबू, तो 1974 ईस्वी में हुआ है बिहार में छात्र आंदोलन। इसमें इन्होंने नेतृत्व किया है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। 1974 में इन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। फिर क्या है, 1965 में मैग्सेसे सम्मान समाज सेवा के लिए इनको मिला, ठीक है ना, याद रखिएगा। इनको कौन सा सम्मान मिला है, तो इनको मैग्सेसे सम्मान मिला है। किस लिए मिला है, तो समाज सेवा के लिए इनको मिला है। फिर ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हमारे जो जयप्रकाश नारायण साहब है, इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला है, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण को क्या मिला है बाबू, भारत रत्न मिला है। कब मिला है, 1998 में। याद रखना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल था, ठीक है ना। आगे लेखक परिचय का मतलब है कि बस जन्म मृत्यु रट्टा मारना है, नहीं, उससे मतलब नहीं है, उनके बारे में पूरा डिटेल्ड पढ़ना है हमको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण जो थे वो 20वीं सदी के भारत के प्रमुख समाजवादी थे, विचारक थे, नेता थे, समर्पित राजकर्मी थे, साथ ही साथ ये बहुत बड़े क्या थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है ना। ये आप याद रखिएगा, हमारे, है ना, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बारे में, ठीक है। भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के बारे में इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप जरूर इसको लाइक करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में इन्होंने भूमिका निभाई। और जयप्रकाश नारायण बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जयप्रकाश नारायण ने, है ना, कौन सा नारा दिया था, तो इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। कौन सा नारा दिया बाबू, तो इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने दिया है, ठीक है ना। कौन सा नारा दिया है, संपूर्ण क्रांति का नारा। कहते हैं यह भाषण जो है, ये जो भाषण है संपूर्ण क्रांति, ये जो हमारा चैप्टर है, ये भाषण है। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ है, ये कहाँ से प्रकाशित हुआ है, ये हमारा जन मुक्ति से प्रकाशित हुआ है। कहाँ से प्रकाशित हुआ, जन मुक्ति से, याद रखिएगा। संपूर्ण क्रांति भाषण जो है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि संपूर्ण क्रांति ये जो भाषण है, ये 5 जून 1974 को कहाँ दिया गया, तो पटना का ये जो गांधी मैदान है हमारा, गए होंगे आप लोग, है ना। तो पटना के गांधी मैदान से जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये भाषण दिया गया है ना। और इसी भाषण को आपको क्या करना था, पढ़ना था, जो कि आप लोग पढ़ लिए हैं। चलते हैं आगे। जयप्रकाश नारायण के बारे में इतनी सारी चीजें हो गई। हमारे मोस्ट फेवरेट कवि, है ना, रामधारी सिंह दिनकर, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बाबू, ये हमारा अध्याय नंबर 4 है ना, 13 था हमारा टोटल चैप्टर, अभी हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं। टोटल आपका गद्यखंड में 13 चैप्टर है, जिसमें हमारा चौथा चैप्टर है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमारा चैप्टर का नाम है बाबू अर्धनारीश्वर, और ये है क्या, तो ये निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है बाबू, तो ये हमारा क्या है, निबंध है, आप याद रखिएगा। और इसके लेखक कौन हो जाएंगे, इसके लेखक हो जाएंगे कौन, रामधारी सिंह दिनकर। लेखक हो जाएंगे बाबू कौन, हमारे रामधारी सिंह दिनकर साहब, ठीक है। और जन्म होता है 23 सितंबर 1908 को, सिमरिया बेगूसराय बिहार। आपको इनका जन्म याद रखना है। मीन्स रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्र कवि है, इनके बारे में आपको सारा कुछ याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति बन जाते हैं हमारे लिए। तो 23 सितंबर 1908 सिमरिया बेगूसराय बिहार में इनका जन्म होता है। माता का नाम मोस्ट इंपोर्टेंट मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पत्नी श्यामवती देवी, ठीक है ना। शिक्षा जो है वो गांव से ही होगी, ठीक है ना। आप लोग गए होंगे सिमरिया बेगूसराय, है ना, कभी ना कभी, है ना, स्नान के लिए, पूजा के लिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। चलते हैं आगे। फिर क्या है कि 1908 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक किया है, और उसके बाद पटना कॉलेज से इन्होंने अपना आगे का पढ़ाई बीए किया है इन्होंने। और किस ऑनर्स से, इतिहास से। आपसे परीक्षा में कभी कभी ऑनर्स पूछता है ना। आपसे एग्जाम में आप अगर देखे होंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि लेखक जो है वो अगर कोई पेपर से, अगर वो बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, तो वो किस सब्जेक्ट से किए हैं, इतना तक आपसे पूछा जाता है। तो अगर आप याद रख सकते हैं तो आप याद रखिए, ठीक है ना।
HE स्कूल में ये इन्होंने प्राध्यापन का काम किया है। जनसंपर्क विभाग बिहार विश्वविद्यालय में ये हिंदी के प्रोफेसर रह चुके हैं। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल था कि भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति के रूप में, है ना, कौन काम किए, तो रामधारी सिंह दिनकर। एग्जाम में पूछा हुआ है, भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति। ठीक है, 1925 में छात्र सहोदय में इनकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी, याद रखिएगा। और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। जब रामधारी सिंह दिनकर 21 साल के थे तो 21 वर्ष की अवस्था में इनकी पहली पुस्तक का नाम क्या था, तो प्रणभंग था। प्रणभंग प्रकाशित हुई। प्रणभंग किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है ना। उसके बाद कब प्रकाशित हुई थी, तो 21 वर्ष की अवस्था में इनकी 1908 में इनका जन्म हुआ, तो आप जोड़ लीजिए कि कब प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना, एकदम आसान सा क्वेश्चन दिए कि 1908 में इनका जन्म हुआ है। सोचिए 21 साल का उम्र में इनका पहला बुक प्रणभंग प्रकाशित हो रहा है, तो आप बता दीजिए कितना कब हुआ। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि ये जो हमारा प्रणभंग है ये किस ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। ठीक है ना, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलते हैं आगे बाबू, चलते हैं इनकी कृतियों के बारे में, इनकी कविताएं। सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर जो है इनकी प्रमुख कविताएं हैं, कविताओं को देखते हैं। प्रणभंग 1929 में लिखी गई है, रेणुका 1935 में, हुंकार 1938 में, कुरुक्षेत्र 1946, रश्मिरथी 1952, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, हारे को हरिनाम 1970 और नील कुसुम 1954। है ना। बात क्या है, जितना भी कविता आपको बताए हैं ये सारा कविता का नाम आपको याद रहना चाहिए कि ये सारा कविता लिखे हैं कौन, रामधारी सिंह दिनकर। आप इसका ईस्वी आप याद रखिए नहीं रखिए उससे कोई मतलब नहीं है। जो कविता है जैसे प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरे नाम, नील कुसुम, याद रखना चाहिए आपको। ये याद होना चाहिए आपको कि ये सभी किनकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं। गद्य है, इन्होंने मिट्टी की ओर लिखा 1946 में, अर्धनारीश्वर 1952 में इन्होंने लिखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में, दिनकर की डायरी 1973 में। आप ईस्वी छोड़ के डायरेक्ट आप नाम सिर्फ याद रख लीजिए, वो भी आपके लिए चलेगा, कामगार होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये VVI हो जाएगा कि संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है ना। किस पर मिला है, संस्कृति के 4 अध्याय पे क्या मिला है, संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। और संस्कृति के 4 अध्याय कब लिखा गया था, 1956 में। है ना, कब लिखा गया है बाबू, 1956 में। तो ये भी आप क्या करिएगा, याद रखिएगा, 1956 याद रखिएगा। ठीक है ना। चलते हैं आगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनको उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो इनकी किस रचना पर मिला है, तो इनको बाबू उर्वशी पे मिला है। किस चीज पे मिला है, उर्वशी पर मिला है। रामधारी सिंह दिनकर को क्या बोला जाता है, तो इनको राष्ट्र कवि कहते हैं, इनको राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है। दिनकर जो थे वो छायावादोत्तर युग के क्या थे, प्रमुख कवि थे। है ना, कब, छायावाद जो काल था उसके बाद के। दिनकर कैसे कवि हमारे, दिनकर एक आधुनिक कवि है, ये भी आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। तो ये था रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। खैर, और रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई एक कुछ लाइनें हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ठीक है ना। ये हमारे बोलते हैं कौन, रामधारी सिंह दिनकर साहब, कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं। ठीक है, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, हम लोगों को रुकना नहीं है। अभी हमारे लिए 5वां चैप्टर हमारे सामने ही, इसको हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। रोज है, रोज कहानी। इसको रोज जो है वो क्या है बाबू, कहानी है। इसको लिखे हैं कौन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। और इनको क्या किस नाम से जानते हैं बाबू, अज्ञेय। तो ये हमारे हो गए बाबू अज्ञेय साहब, है ना, अज्ञेय। तो अज्ञेय का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, याद रखिएगा।
लेखक परिचय देख लेते हैं कि जन्म इनका होता है 7 मार्च 1911। पूछा गया है ये इनका जन्म एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना, कब हुआ है। कसेया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। मूल निवास पंजाब के रहने वाले थे ये, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ लेकिन ये रहने वाले कहाँ के बाबू, पंजाब के रहने वाले हैं, ठीक है। निधन हो जाता है 4 अप्रैल 1987 में। माता का नाम याद रखिएगा व्यंती देवी, और पिता का नाम भी याद रखिएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। और डॉक्टर हीरानंद शास्त्री एक पुरातत्ववेत्ता थे, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट, प्रारंभिक शिक्षा, तो सबकी प्रारंभिक शिक्षा घर पे ही होती है, हम लोगों की भी घर पे ही हुई है, गांव में ही। चलते हैं आगे। इन्होंने बाबू मैट्रिक का एग्जाम दिया 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से, और इन्होंने इंटर किया 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इन्होंने फॉर्मन कॉलेज लाहौर पंजाब, जो कि अब पढ़ता है, अभी वर्तमान पाकिस्तान में पढ़ता है, 1929 में इन्होंने यहाँ से बीएससी किया है। और इन्होंने एमए इंग्लिश से किया है लाहौर से। ये एमए याद रखिएगा कि इन्होंने एमए किया है इंग्लिश विषय में, कहाँ से किया है, तो इन्होंने लाहौर से किया है, ठीक है। और ये संस्कृत भी जानते थे, अंग्रेजी जानते थे, हिंदी जानते थे, फारसी जानते थे, तमिल जानते थे। इसके अलावा ये बहुत सारे लैंग्वेज, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के बारे में। इनको बाबू पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। 10 वर्ष के जब ये थे तभी से ये क्या शुरू कर दिए, कविता लिखना स्टार्ट कर दिए। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने इतनी सारी रचनाओं को लिखा है ना, आप पढ़ते पढ़ते आप थक जाइएगा, खत्म नहीं होगा। इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका एक नाटक है, नाटक का नाम है इंद्र सभा, एग्जाम में पूछा हुआ है। इंद्र सभा क्या है, तो नाटक है, इसको लिखने वाले कौन है, अज्ञेय साहब है। और हस्तलिखित पत्रिका है, इन्होंने हस्तलिखित इनकी एक पत्रिका है, पत्रिका का नाम है आनंद बंधु। क्या है पत्रिका का नाम, आनंद बंधु। 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में, पूछा हुआ, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि इनकी पूछा हुआ है कि अज्ञेय की जो पहली जो कहानी थी वो कहाँ हुई है प्रकाशित, तो सेवा में प्रकाशित हुई है। कब हुई है, 1924 में हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में ये आया हुआ सवाल है, ठीक है ना। इनकी कहानियां हैं, याद रखिएगा कौन कौन कहानियां हैं। विपथगा हो गया बाबू, विपथका हो गया, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडिया। इसमें विपथका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर लौटती पगडंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, छोड़ा हुआ रास्ता, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। आप क्या करिएगा, ये सभी रचनाओं को याद रखिएगा। चलिए, उपन्यास में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार आया हुआ है, बार बार आया हुआ है, बार बार आया हुआ है। पूछता है क्या, शेखर एक जीवनी क्या है। ऐसा लगता है देख के मानो कि जीवनी है तो दीदी ये जीवनी ही है, नहीं, ये जीवनी नहीं है। तो शेखर एक जीवनी क्या है बाबू, तो उपन्यास है। और इसका प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा 1941 में। द्वितीय भाग कब प्रकाशित हुआ था, 1944 में, ठीक है ना। और इनका और कौन सा उपन्यास है, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है ये सब, इसको एकदम, ये सब आप स्किप नहीं कर सकते, इतना आप याद रखिए, ठीक है। इनका नाटक है, नाटक का नाम है उत्तर प्रियदर्शी, जो कि 1967 में लिखा था, नाम याद रखिए इसका, काफी है। इनका नाटक का नाम क्या है, तो उत्तर प्रियदर्शी, उत्तर प्रियदर्शी इनका नाटक का नाम है। आप क्या करोगे बाबू, याद रखोगे। कविता संकलन है, कविता संकलन में है इनका भग्न दूत है, इत्यलम है, हरी घास पर छन भर, बावरा हेरी, सदा निरा, ऐसा कोई घर आपने देखा है क्या, है ना, ऐसा कोई घर आपने देखा है। इसमें इंपॉर्टेंट है बाबू, हरी घास पर छन भर, इत्यलम, भग्न दूत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सदा निराम, ओ सदा निरा नहीं है, ये सदा निरा है सिर्फ, ठीक है, याद रखिएगा, ये सदा निरा है, वो था ओ सदा निरा। चलिए, यात्रा साहित्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अरे यायावार रहेगा याद, 1953। और एक बूंद सहसा उछली, 1961। इसमें अरे यायावार बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। फिर बाबू निबंध है इनका, त्रिशंकु है और आत्मने पद है, ये दोनों निबंध है जो आप क्या करिएगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है ना। जिसको हम बॉक्स में बंद कर रहे हैं, याद रखिए, जिसको हम बॉक्स में बंद कर रहे हैं
जिसमें हम डबल टिक लगा रहे हैं, ये सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आपको एकदम ध्यान में याद रखते चलना है जितना भी आप पढ़ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा कि हाँ, अगर आपको ऐसा महसूस होना, अगर आपको ये महसूस हो कि हाँ ये मेरे लिए काम का है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना, इसको अगर देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो लाभ हो ही जाएगा। तो आप जरूर आप सेशन को आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और फ्रेंड्स के साथ आप जरूर शेयर कर दीजिए, दोस्तों के साथ, ठीक है। जिनको भी इस चीज़ की ज़रूरत हो, फ्रेंड्स ही नहीं और भी अगर आपके कोई भी रिलेटिव्स जिसको इस चीज़ की ज़रूरत होती है, आप जरूर आप सेंड करिए, आप शेयर करिए, ठीक है ना। इसमें एकदम कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। हम लोग भी अपना 100% एफर्ट डालते हैं, आप लोग भी डालिए। सब अगला बाबू संपादित ग्रंथ है इनका, इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो गे साहब हैं, इन्होंने तार सप्तक कब लिखा था, 1943 में। दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और पुष्प, इस सप्तक जो आप देखते हैं ना, 7 को लेखक थे और 7 लेखक मिल करके अलग अलग रचना लिखे हैं, उसी से बना है ये तार सप्तक 1943 में। दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक कौन लिखने वाले हैं, अज्ञे साहब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया। रविन्द्रनाथ ठाकुर के गोरा का हिंदी अनुवाद, गोरा जो है इसके लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, गोरा के लेखक, गोरा के लेखक है रविंद्रनाथ ठाकुर। और इसका हिंदी में अनुवाद किया है किन्होंने, अज्ञे ने, अज्ञे इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए। अज्ञे जो है आधुनिक साहित्य के प्रमुख कवि हैं, ठीक है ना, कथाकार हैं, विचारक है और पत्रकार थे। इतना ही नहीं, हमारा अज्ञे साहब द्वितीय महायुद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 1945 के बीच जो चला था, इस दौरान इन्होंने सेना में नौकरी भी इन्होंने किया था, ठीक है। और देखिएगा कि रोज कहानी का जो संकलन है, ये जो कहानी है रोज, ये कहाँ से आया है, कहाँ से लिया गया है, तो इन्होंने गैंग्रीन नामक शीर्षक से एक किताब लिखी थी, गैंग्रीन से संकलित है हमारा कौन सा कहानी, रोज कहानी। कहाँ से संकलित है बाबू, गैंग्रीन से संकलित है, कौन सी कहानी, रोज कहानी। तो ये सारी चीज़ें थी रोज कहानी के बारे में, हमारे अज्ञे साहब के बारे में, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कहते हैं आप लोगों के लिए कि सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, ठीक है। कहते हैं बाबू कि सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, इधर उधर कई मंजिलें हैं, चल सको तो चलो, बने बनाए हैं साचे, बने बनाए हैं साचे, ढल सको तो चलो, ठीक है ना। अगर आप देखिएगा तो आपके चारों ओर जो है एकदम भीड़ एकदम है ना। सभी लोग जो है वो अलग अलग चीज़ें मतलब कि पढ़ने में करने में लगे हुए हैं, है ना। चारों ओर अभी आप 12th का एग्ज़ाम दिए हैं, 12th के बाद आपके लिए ढेर सारी मंजिलें खुल जाती है, बहुत सारा रास्ता है आपके लिए 12th के बाद। लेकिन आपको किस मंजिल, आपको कौन सा मतलब किस मंजिल पे आपको जाना है, ठीक है ना, कौन सा रास्ता चुनना है, ये आपके अलावा इस धरती पर और कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता, कोई भी और भी इसके लिए निर्णय नहीं ले सकता, है ना। आप अच्छे से मेहनत करिए, पढ़िए और फिर आगे बढ़िए, ठीक है ना। हमारे मोस्ट फेवरेट लेखक आ चुके हैं, एक लेख और एक पत्र, भगत सिंह, है ना, भगत सिंह। तो एक लेख और एक पत्र है, ये एक लेख और एक पत्र जो है इसको लिखने वाले अध्याय नंबर 6, इसको लिखने वाले कौन है बाबू, तो हमारे भगत सिंह है, ठीक है, भगत सिंह है। तो इनके बारे में हम देखेंगे। इनका जन्म होता है 28 सितंबर 1907 में। कहाँ होता है, तो बंगा चक गुगैरा ब्रौच, वर्तमान में ये कहाँ पड़ता है, लायलपुर पाकिस्तान। वर्तमान में इनका जो जन्म स्थल है वो कहाँ पड़ता है बाबू, पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। लेकिन इनका जो पैतृक जो गाँव था वह था खटकड़कला पंजाब, खटकड़कला पंजाब, ठीक है ना, जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना, आप याद रखिएगा। इनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमारे भगत सिंह बहुत बड़े, है ना, वीर स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में, है ना, बहुत ही कम उम्र में इन्होंने क्या किया, अपने देश के लिए ये शहीद हो गए, ठीक है। तो देखा जाए अगर इनके लिए, तो ये 23 मार्च 1931 शहादत इनका कब हुआ था, तो 23 मार्च 1931 को इन्होंने अपनी शहादत दी थी, शाम में 7:33 पर। कहाँ, है ना, तो शाम में 7:33 पर। किस षड्यंत्र केस में इनको फांसी हुआ था, ये आप याद रखिएगा, लाहौर षड्यंत्र केस में इनको क्या हुआ था, फांसी हुआ था। इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट्स हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप जरूर लाइक करिएगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। इनकी माता का नाम आप याद रखिएगा विद्यावती, पिता का नाम सरदार किशन सिंह,
ठीक है ना। इतना ही नहीं, आपसे परीक्षा में पूछा हुआ है कि जो हमारे भगत सिंह है, इनका जो पूरा जो परिवार है ये क्या था, तो इनका पूरा का पूरा परिवार ही स्वाधीनता सेनानी था, पूरा का पूरा परिवार। सब लोग देश की आज़ादी के लिए एकदम पूरा प्रयास कर रहे थे, ठीक है ना, सब लोग। इनके जो चाचा थे वो अजीत सिंह है, चाचा का नाम आप याद रखिएगा। भाई का नाम इनका क्या है, तो कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। प्राथमिक शिक्षा बंगा में हुई है। इन्होंने वर्ग क्या है, वर्ग 10 तक जो है इन्होंने डीएवी स्कूल लाहौर में पढ़ाई की है। फिर ये आगे पढ़े और बीए के दौरान पढ़ाई इन्होंने छोड़ दी। जब ये ग्रेजुएशन कर रहे थे, पढ़ाई छोड़ करके ये स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। बचपन में करतार सिंह साराभाई का चित्र अपनी जेब में रखते थे, करतार सिंह साराभाई, ठीक है ना। करतार सिंह साराभाई जो थे इनके लिए क्या थे, आदर्श के रूप में थे, इसलिए इनका एक फोटो तस्वीर ये बचपन से अपने पैकेट में रखते थे इनका, ठीक है। 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी को लेकर के इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधि की शुरुआत की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कितने वर्ष की उम्र में इन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर के इन्होंने कसम खाई थी, तो 12 वर्ष की उम्र में। इन्होंने 1923 में पढ़ाई को छोड़ दिया और गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में सेवाएं दी, ठीक है ना। इन्होंने 1923 में पढ़ाई इन्होंने छोड़ दी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट, नौजवान भारत सभा का गठन कब किए हैं, 1926 में। किसका गठन किए हैं, नौजवान भारत सभा का गठन कब किए हैं, 1926 में, भगत सिंह ने किया है। 8 अप्रैल 1929, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये सब इनके बारे में आप स्किप करिएगा, बताइए आप भला, हमारे इतने है ना महान स्वाधीनता सेनानी है कि 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ कहाँ, तो केंद्रीय असेंबली में क्या फेंके, बम फेंक दिए, ठीक है ना। कब, तो 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है ना। किसके साथ, बटुकेश्वर दत्त और फिर राजगुरु के साथ, ठीक है ना। किस लिए, तो कहे थे ये कि ये अंग्रेज जो है ये बहरे हो गए हैं, है ना, और इनके कान में आवाजें जाती नहीं है, इसलिए शोर करने के लिए हमारे द्वारा बम फेंका गया है, ठीक है ना। खैर, तो आगे चलते हैं। इनकी पहली गिरफ्तारी जो है वो कब हुई है, तो अक्टूबर 1926 में दशहरा मेला में इन्होंने बम विस्फोट किया था, उसी कारण से, ठीक है। तो 1927 में इनकी पहली गिरफ्तारी होती है, पहली गिरफ्तारी 1927 में, ये हुआ है, काम हुआ है 1926 में, गिरफ्तारी हुई है 1927 में। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी प्रमुख रचना है मैं नास्तिक क्यों हूँ, जो कि लिखा गया है 1930 में, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट रचना याद रखिएगा, मैं नास्तिक क्यों हूँ, किसके द्वारा लिखा गया है, भगत सिंह के द्वारा। इतना नहीं, अछूत समस्या और ये विद्यार्थी और राजनीति, विद्यार्थी और राजनीति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विद्यार्थी और राजनीति किन्होंने लिखा है, तो भगत सिंह ने लिखा है। सत्याग्रह और हड़ताल, युवक। आगे, सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन और डॉन ब्रीन की आत्मकथा का इन्होंने अनुवाद किया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि इन सभी चीजों का इन्होंने क्या किया बाबू, अनुवाद किया। आगे हमारा 7वां चैप्टर आ जाता है ओ सदानिरा, जो कि ये क्या है बाबू, निबंध है। ओ सदानिरा जो कि क्या है, निबंध है। इसके लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर साहब है, ठीक है ना। जन्म कब हुआ है, 16 जुलाई 1917 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। और बाबू इनका निधन कब होता है, 14 मई 1978 को। और इन्होंने एमए किया है अंग्रेजी भाषा में, कहाँ, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। 1944 में इन्होंने आईएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की, 1944 में। मोस्ट इंपोर्टेंट ये है आपके लिए, ये वाला लाइन, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में पूछा हुआ है कि 1944 में, ठीक है ना, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया, जगदीश चंद्र माथुर ने किया। ये एग्जाम में बार बार आपका पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना, इस सब चीज को आप स्किप नहीं कर सकते, आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक रहे, फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में ये हिंदी सलाहकार के पद पर भी इन्होंने क्या किया है बाबू, काम किया है ना। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े काम, ठीक है, कह सकते हैं। इन्होंने विद्या वारिधि की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये कि विद्या वारिधि की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है। इनका प्रथम एकांकी परीक्षा में पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी, प्रथम एकांकी इनका क्या है, मेरी बांसुरी, कब लिखे थे, 1936 में। भोर का तारा 1946, ओ मेरे सपने 1950, ठीक है ना। कोणार्क 1951, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ना, कोणार्क कब लिखा गया, 1951 में पूछा हुआ सवाल है ये। शारदिया 1959, बंदी, दो कठपुतली, मेरे श्रेष्ठ रंग, एकांकी, पहला राजा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन है आप याद रख लिए हैं, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट आप याद रख लिए बाबू, कौन कौन है आपके लिए।
तो आपके लिए प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी, भोर का तारा, उसके बाद ओ मेरे सपने, ठीक है ना, ओ मेरे सपने, कोणार्क हो जाएगा, और मोस्ट इंपोर्टेंट शारदिया हो जाएगा। ठीक है, इनका निबंध संग्रह मोस्ट इंपोर्टेंट है बोलते क्षण। निबंध संग्रह इनका क्या है, तो इनका निबंध संग्रह है क्या बाबू, बोलते क्षण, बोलते क्षण। और इनका कार्य क्षेत्र बिहार रहा है, बिहार के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है। ठीक है ना, और ये जो हमारा चैप्टर है ना, ओ सदा निरा, ठीक है, ये कहाँ से संकलित है बाबू, तो ये हमारा बोलते क्षण से संकलित है। कहाँ से संकलित है बाबू, बोलते क्षण से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाबू अध्याय नंबर 8। अध्याय नंबर 8 जो है, ठीक है, अध्याय नंबर 8 जो है, इसको सब सिपाही की माँ, जो कि क्या है, एक एकांकी है। सिपाही की माँ एकांकी है, और इसको लिखने वाले कौन है, तो मोहन राकेश साहब है। कौन लिखे इसको, तो मोहन राकेश ने लिखा है। जन्म इनका कब हुआ बाबू, तो इनका जन्म हुआ है 8 फरवरी 1925 को। 8 फरवरी 1925 को इनका जन्म हुआ, जंडीवाली गली, अमृतसर, पंजाब में। इनका निधन होता है 3 दिसंबर 1972 को, याद रखिएगा। बचपन का नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिपाही के माँ मोहन राकेश जो लेखक है, इनका बचपन का नाम है मदन मोहन गुगलानी, मदन मोहन गुगलानी। और माता है बच्चन कौर, पिता है करमचंद गुगलानी। और करमचंद गुगलानी पेशे से क्या थे, तो वकील थे। एकदम याद रखिएगा, ये सब चीज एकदम स्किप करने लायक ना है। ठीक है, इन्होंने एमए किया है संस्कृत भाषा में, कहाँ से, लाहौर से। ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से एमए हिंदी में किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाया है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि 1962 में इन्होंने किसका संपादन किया, सारिका का। किसका संपादन किया है बाबू, सारिका का संपादन किया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है 1962 में। इनकी प्रमुख रचनाएं आप देखिएगा, इंसान के खंडहर है, नए बादल है, जानवर और जानवर, फौलाद, वारिस। फौलाद का आकाश जो है, ये क्या है इनका, तो फौलाद का जो आकाश है, फौलाद का आकाश, फौलाद का आकाश इनका क्या है, तो कहानी संग्रह है। ठीक है, उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, है ना, आने वाला कल जाने वाला है। अंतराल इनका नाटक पूछा हुआ है, आषाढ़ का एक दिन, और आधे अधूरे पूछा हुआ है एग्जाम में ना। आधे अधूरे क्या है बाबू, पूछा हुआ है, आधे अधूरे। ठीक है ना, आषाढ़ का एक दिन, ये सब पूछा हुआ है। नए बादल पूछा हुआ है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये सब चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इनका एकांकी है बाबू पैर तले जमीन। ठीक है ना, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, ये सभी इंपॉर्टेंट रचना है। यात्रा वृत्तांत आप याद रखिएगा, इनका एक ही यात्रा वृत्तांत है, आखिरी चट्टान तक। ठीक है, इतना ही नहीं, वृक्ष कटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, एक औरत का चेहरा, इन सभी चीजों का इन्होंने क्या किया है, अनुवाद किया है। इन सभी चीजों का क्या किया बाबू, इन्होंने अनुवाद किया। इनका जीवन संकलन क्या है, तो इनका जीवनी संकलन है समय सारथी। मोहन राकेश नई कहानी के आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कवि हो, लेखक हो गए ये, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इनके बारे में आप ये याद रखिएगा, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज याद रखिएगा कि सिपाही की माँ जो है कहाँ से संकलित है ना, तो ये अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से संकलित है। ठीक है, तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट चीज था जो कि आप क्या करिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बाबू याद रखिएगा। ठीक है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कहते हैं कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुटा जाएंगे, है ना, साधन सभी जुटा जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं कि कुछ गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, लेकिन संकल्प का धन चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, तो कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं होना चाहिए। मौसम नहीं है, दिन है, रात है, तबीयत खराब है, ऐसा कुछ बात नहीं है। मन होना चाहिए पढ़ने का, साथ ही साथ साधन तो सब लोग जुटा लेगा, सबके पास है आजकल, ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ है, सब कुछ है, सबके गार्जियन सबको मौका दिए हैं। ठीक है ना, लेकिन संकल्प का होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। ठीक है ना, चलते हैं आगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है, क्या है हमारा बाबू, तो प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज, और इसको लिखने वाले हैं, और ये क्या है, तो ये आलोचनात्मक निबंध है।
इसको लिखने वाले हैं बाबू नामवर सिंह है। इनका जन्म होता है 28 जुलाई 1927 ईस्वी को और जीयनपुर में, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। माता का नाम है बाबू वागेश्वरी देवी। पिता का नाम है बाबू नागर सिंह, जो कि एक क्या है, शिक्षक थे। ये आपको क्या करना है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। तो इनके पिता जो है वो क्या हो जाएंगे, आप याद रखिएगा कि माता जो है, माता का नाम क्या हो जाएगा, वागेश्वरी देवी, ठीक है ना। माता का नाम क्या हो जाएगा, वागेश्वरी देवी, और पिता का नाम क्या हो जाएगा, नागर सिंह, जो कि एक शिक्षक है। और इनकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई है, तो प्राथमिक शिक्षा इनकी कहाँ से हुई है, गांव से, ठीक है ना। कहाँ से हुई है, गांव से, ठीक है। आगे चलते हैं। इन्होंने हीवेट क्षत्रिय स्कूल से इन्होंने क्या किया है बाबू, मैट्रिक किया है, ठीक है। इन्होंने यहाँ से क्या है, मैट्रिक किया है। चलिए, और इंटर इन्होंने कहाँ से किया है, उदय प्रताप कॉलेज बनारस से। तो एक बार और रिव्यू ले लीजिए। प्रगीत और समाज ये आलोचनात्मक निबंध है। इसको लिखने वाले नामवर सिंह है। जन्म 28 जुलाई 1927 में, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। माता का नाम आप याद रखिएगा, वागेश्वरी देवी, एग्जाम में आया हुआ है। पिता का नाम आप इनका याद रखिएगा, नागर सिंह। नागर सिंह क्या थे, एक टीचर थे, ये भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, ठीक है। और साथ ही साथ इनकी प्राथमिक जो शिक्षा दीक्षा गाँव से हुई है, हीवेट स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, बीएचयू जो है, बीएचयू, ठीक है, बीएचयू जो है, बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने बीएड किया है 1949 में। एमए इन्होंने 1951 में कर रखा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है, ठीक है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपके एग्जाम में सवाल आया हुआ है, आप याद रखिएगा कि पीएचडी इन्होंने किया था, ठीक है ना। इन्होंने बाबू पीएचडी किया, और पीएचडी कहाँ से, तो बीएचयू। ये चीज है कि टॉपिक पूछा है, ठीक है ना, टॉपिक पूछा गया है आपसे कि इन्होंने किस पे किया है, किस भाषा पर। तो इन्होंने पीएचडी किया है बीएचयू से पृथ्वीराज रासो की भाषा पर। कौन सा टॉपिक पर ये पीएचडी किए हैं, तो पृथ्वीराज रासो की भाषा पे, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। कब किया इन्होंने, 1956 में किया है। और 1967 से इन्होंने आलोचना त्रैमासिक का संपादन किया, इंपोर्टेंट है। और कविताओं के नए प्रतिमान पर इनको 1971 में क्या मिल गया बाबू, तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्या मिला इनको, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप क्या करोगे, आप याद रखिएगा। और इनका रचना अगर देखें तो बकलम खुद, छायावाद, पृथ्वीराज रासो की भाषा, है ना, पृथ्वीराज रासो की भाषा, इतिहास और आलोचना, और ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट, कविताओं के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, जो कि आप क्या करिएगा, आप याद रखिएगा। इनका जो आलोचना है, वाद विवाद संवाद, एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साक्षात्कारों का संग्रह है, कहना ना होगा। और इनका व्याख्यान का संग्रह किस नाम से है, तो आलोचक के मुख से। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनके बारे में आप याद रखिएगा। नामवर सिंह पेशे से क्या थे, पूछा जाता है, क्या थे ये पेशे से, तो हिंदी प्राध्यापक थे, हिंदी के प्राध्यापक थे। साहित्य के छात्र और आलोचक के रूप में वे वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के क्या थे, ये शिष्य भी थे, ठीक है ना। नामवर सिंह जो है ये शांति निकेतन में हिंदी के क्या रह चुके हैं बाबू, तो ये आचार्य भी रह चुके हैं, याद रखिएगा। और इतना ही नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि प्रगीत और समाज कहाँ से संकलित है, कहाँ से संकलित है, तो ये बाबू वाद विवाद संवाद से संकलित है। कहाँ से संकलित है बाबू, तो वाद विवाद संवाद से संकलित है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज था। तो वो सारी चीजें नामवर सिंह के बारे में। अब हम देखेंगे जूठन, अध्याय नंबर 10, 13 चैप्टर था हमारा, 13 चैप्टर में अभी हम लोग 10वां चैप्टर पे आ चुके हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें लाए हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान से, जूठन जो है वो क्या है बाबू, तो जूठन हमारा आत्मकथा है, और लेखक जो है इसके ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब है। जन्म कब हुआ, 30 जून 1985 हमारे हो गया, ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब। बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है ना। माता कौन हो जाएगी, माता हो जाएगी इनकी मकुंदी देवी, इंपोर्टेंट है, ठीक है, माता हो जाएगी इनकी मकुंदी देवी। पिता छोटन लाल है, और इन्होंने 11वीं की परीक्षा बरला से ही किया है, इन्होंने पास किया है। बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल भरा इनका जीवन था, है ना।
और श्रीनगर विश्वविद्यालय से ये हिंदी में से क्या किए हैं, एमए किए हैं, ये आप याद रखोगे। तो इनके लिए माता पिता का नाम आप याद रखिएगा, इनका जन्म याद रखिएगा, ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिला है। कौन कौन सा पुरस्कार मिला है? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान और जयश्री सम्मान, ये सारा सम्मान इनको मिला है। इसमें परिवेश सम्मान पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात क्या है ना कि पढ़ना तो सबको पता है कि बुक उठाएंगे एक लाइन से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बात है कि उसमें इम्पोर्टेंट क्या है। अब उसमें कौन सा चीज़ है जो बार बार परीक्षा में पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो इसी चीज़ के लिए आपको इस सेशन को, इस वीडियो को पूरा देखना है अंत तक, ठीक है ना। इसी चीज़ के लिए आपको क्या करना है, पूरा देखना है। मतलब कम टाइम में पूरा रिवीजन, अगर कम टाइम में आप रिवीजन करना चाहते हैं पूरा लेखक परिचय का कि क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, तो आप अच्छे से आप पूरा अगर देखिएगा ना तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। इसी तरीके से जो काव्य खंड का है वो भी हम लेकर के आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कल का क्लास में हम क्या करेंगे कि तो हम काव्य खंड का हम लेके आएंगे, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज़ और है कि जूठन क्या है, तो जूठन एक आत्मकथा है ना। जूठन इनका क्या है, तो आत्मकथा है। घुसपैठी ये क्या है, तो ये इनका कहानी संग्रह है। अब और नहीं, ये क्या है, कविता संकलन है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये क्या इनका, तो इनका बाबू आलोचना है, ठीक है। महाराष्ट्र में मेघदूत नामक नाट्य संस्था इन्होंने स्थापित किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के दलित आंदोलन के बहुत बड़े, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, ठीक है ना। बहुत ही बड़े क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार है। बहुत ही कठिनाई से इन्होंने क्या किया, इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, इन्होंने ये पढ़े हैं, ठीक है ना। आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको क्या होंगी बाबू, पता होंगी। अब आगे हमारा चैप्टर नंबर क्या हो गया, 11, है ना। और आप लोग थक भी गए होंगे कि आप लोग इतना पढ़ पढ़ के एकदम थक गए, एकदम कितना सारा माथा में एकदम घुसाएंगे डालेंगे। तो सुनिएगा, आप लोग जो शुरू से लेकर के लास्ट तक आप जो भी आप वीडियो देख रहे हैं बाबू, रिवीजन के लिए आपके लिए कि आप थकिए नहीं, आप सुनिए। कहते हैं, 2 लाइनें आपके लिए गौर से सुनिएगा कि जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है, जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है, ठीक है ना। तो आपको एकदम क्या करना है कि एक एक चीज़ को एकदम डिटेल से जो हम बता रहे हैं, जितना बता रहे हैं इनकी इंपॉर्टेंट है, बस इतना कर लीजिए बस, ठीक है ना। आपके लिए एकदम लेखक परिचय से उतना आपके लिए काफ़ी है। बस जितना बता रहे हैं कि बाबू ये बार बार एग्जाम में आया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही VVI है, बस आप उतना कर लीजिए, कल्याण हो जाएगा लेखक परिचय से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है बाबू, आप थकिए नहीं, ठीक है ना। ये आप ही के लिए था कि आपको एकदम थकना नहीं है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये क्या है बाबू, तो ये हमारा बाबू डायरी है। क्या है, डायरी है। लेखक कौन है, तो लेखक है हमारे मलयज हैं। जन्म कब होता है, 1935 में, महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। निधन 26 अप्रैल 1982, ठीक है ना। आपसे जितना हो सके आप उतना जन्म मृत्यु याद रखिए लेखक का, ठीक है ना, जितना आप कर पा रहे हैं, आपके अंदर जितना एफिशिएंसी है, ठीक है ना। बाकी तो जन्म मृत्यु के अलावा भी बहुत सारा चीज़ है जो कि आपको बनाना है, व्याकरण है, बुक का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 100 में 100 तो आपको करना है नहीं, 100 में 50 करना है। ऐसे करिए कि 50 का 50 आपका सही हो जाए। आपको करना है ऐसे कि 50 ऑब्जेक्टिव है, 100 में 50 बनाना है और 50 को 50 मेरा एकदम सही हो, आपको काम वही करना है, ठीक है ना। आप याद रखिएगा। मूल नाम इनका भरत जी श्रीवास्तव था, ठीक है ना, मलयज का। मलयज, इनकी माता का नाम है प्रभावती, पिता का नाम है त्रिलोकीनाथ वर्मा, ठीक है ना, पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा। MA से इन्होंने अंग्रेजी किया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से। चलिए, छात्र जीवन में इनको क्षय रोग हो गया था, क्षय रोग से ये ग्रसित थे छात्र जीवन में। 1964 में कृषि मंत्रालय भारत सरकार की अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में इन्होंने नौकरी की। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, याद रख सकते हैं तो याद रखिए। इनकी कविताओं का नाम आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जख्म पर धूल और अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, ठीक है। कविता है, कविता से साक्षात्कार, इनकी आलोचना, संवाद और एकालाप। आलोचना आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। जख्म पर धूल आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। आ गया बाबू हमारा, है ना, 12वां चैप्टर तिरिच, जो कि ये क्या है बाबू, कहानी है। और इस कहानी को लिखने वाले कौन है, उदय प्रकाश साहब है ना, कौन है, उदय प्रकाश साहब है। चलिए, हंस के मुस्कुरा के आपको देख भी रहे हैं, ठीक है। चलिए,
जन्म इनका कब हुआ था? एकदम 1 जनवरी को, जब हम लोग फर्स्ट एकदम हैप्पी न्यू ईयर करते हैं हम लोग एक दूसरे को, है ना, न्यू ईयर पे। 1 जनवरी 1952 को इनका जन्म होता है सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में। माता का नाम इनकी गंगा देवी है, पिता का नाम है प्रेम कुमार सिंह, पापा का नाम इनका आप याद रखिएगा, पूछता है बार बार, ठीक है ना, बार बार पूछा हुआ है, प्रेम कुमार सिंह। बीएससी एमए हिंदी सागर विश्वविद्यालय से इन्होंने किया है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि इन्होंने एमिनेंस का संपादन किया। किसका संपादन किया? एमिनेंस का। एमिनेंस क्या है? तो एक अंग्रेजी पत्रिका है, ठीक है ना, आप याद रखिएगा। प्रमुख रचनाएं है बाबू, दरियाई घोड़ा है, ठीक है ना, उसके बाद है क्या, त्रिछ और अंत में प्रार्थना, पोल गोमरा का स्कूटर, ठीक है ना, ये वाला पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय के दुख, अरेबा परेबा, है ना, मंगोसील, मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसको जिसको हम घेर दिए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला। दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की है, दत्तात्रेय के दुख है, अरेबा परेबा है, मोहनदास है, मंगोसील है, ये सब। कविता संग्रह याद रखिएगा, सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, राम में हारमोनियम, ठीक है। निबंध लेखन है इनका क्या, तो ईश्वर की आंख, है ना, निबंध लेखन क्या हो गया, ईश्वर की आंख। उसके बाद फिर कहानी तिरिच, जो कि एक उत्तर आधुनिक क्या है, त्रासदी है, ये आपके लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। VVI की कहानी तिरिच जो है वो क्या है, एक उत्तर आधुनिक त्रासदी है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और आ गए हम अपने अंतिम चैप्टर के ऊपर, जो कि आपको याद रखना है, 13वां चैप्टर है बाबू, शिक्षा। शिक्षा क्या है, तो हमारा ये शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा क्या बाबू, शिक्षा शास्त्र है। लेखक कौन है? जे कृष्णमूर्ति। लेखक कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति, ठीक है ना, लेखक हो जाएंगे जे कृष्णमूर्ति, ठीक है ना। और इनका जन्म होता है बाबू 12 मई को 1895 में, मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनका जन्म याद रखिएगा, कहाँ हुआ है ये भी याद रखिएगा। इनका निधन हो गया 17 फरवरी 1986 ओजई कैलिफोर्निया में, ठीक है। पूरा नाम आप याद रखिएगा, जिद्दू कृष्णमूर्ति का, बहुत बड़े ये शिक्षाविद थे, शिक्षा शास्त्री थे, ठीक है ना। और याद रखिएगा इनकी माता का नाम संजीवम्मा है और पिता का नाम नारायण जिद्दू है ना। इनके बारे में आप एक एक चीज सब याद रखिए कि इनका लेखक है, इनका जन्म हुआ 12 मई 1895 में, मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में। उसके बाद पूरा नाम इनका क्या है, जिद्दू कृष्णमूर्ति है, माता का नाम संजीवम्मा है, ठीक है ना, पिता का नाम क्या है, नारायण जिद्दू है। लीड बेटर इनमें विश्वविद्यालय का रूप, विश्व शिक्षक का रूप देखते थे, इनको विश्व शिक्षक कहते थे, ठीक है ना। कौन बोलते थे? लीड बेटर इनको क्या बोलते थे? विश्व शिक्षक। जे कृष्णमूर्ति 20वीं सदी के महान दार्शनिक और क्या थे? शिक्षा मनीषी और संत थे, ठीक है ना। तो ये जो है ये हम लोगों ने पढ़ लिया। टोटल जो है वो 13 चैप्टर थे आपका, है ना, 13 चैप्टर था आपका गद्य खंड में, 13 चैप्टर, 13 का 13 हम लोग जितना भी लेखक परिचय है उसमें जो भी आपका लेखक परिचय से जो भी सवाल आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता था उसके बारे में, आपके बारे में, आपके लिए आपके बारे में, आपके लिए एक लाइन है, सुनिएगा कि जिंदगी में कुछ करना हो तो खुद से वादा निभाना होगा। जिंदगी में कुछ करना हो तो खुद से वादा निभाना होगा। हर हाल में आगे बढ़ना है तो हर मुश्किल से टकराना होगा, ठीक है ना, हर मुश्किल से टकराना होगा अगर हमको हर हाल में आगे बढ़ना है। तो आप लोग ध्यान से, आप लोग अच्छे से पूरे सेशन को आप लोग देख लिए और आप लोग पूरा वीडियो जो है वो अपने दोस्तों के साथ आप जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी इस चीज़ का क्या हो सके बाबू, लाभ हो सके। और इस सेशन को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जरूर इसे लाइक भी करिए, दोस्तों के साथ आप इसे जरूर बाबू शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब नहीं कीजिए, क्योंकि उल्टा बोल दी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग और भी अच्छे अच्छे वीडियोस और अच्छे अच्छे क्लासेस जो है वो हम लोग लेकर के आएंगे। गद्य खंड के बाद अब बारी है किस खंड की? पद खंड की। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाबू कौन सा? पद खंड, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, सबको धन्यवाद, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।